बच्चों हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में प्रीवियस वीडियोस में हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये समझा था और उसको कैसे हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं ये समझे थे। ठीक है, उससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 2.15 है ना, प्रॉब्लम 2.15 ये। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, माइक्रोस्कोप, आप क्वेश्चन निकाल लीजिए। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉन आपका दिया हुआ है लोकेशन। ठीक, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी? व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, ये बोल रहा है। तो पहला चीज़ क्या हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ कि एक माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहा है एक एटम में, कितने डिस्टेंस पे, 0.1 एंगस्ट्रॉन पे। तो 0.1 एंगस्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, उसके अराउंड इतने डिस्टेंस पे होगा ये बोल रहा है ये, इतना एंगस्ट्रॉन। अगर हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो 0.1 एंगस्ट्रॉन में क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और ये इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻11 हो जाएगा ना। तो इतना आ रहा है, इतना आपका ऐसा यूनिट में कर दिया मैंने कन्वर्ट इसको। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया। अब है व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये निकालना है और ये गिवन था। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में ये बोला गया एक माइक्रोस्कोप में फोटोन यूज़ हो रहा है और उसको यूज़ करके एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया जा रहा है किस जगह पे, इतने डिस्टेंस पर, यानी कि वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया। पूछा ये जा रहा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो वो मैंने क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए, तो एक और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। मुझे वैल्यू निकालना है तो h/4π कर लिए। ठीक है, फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला जो था आपका ऐसे हम लोग ने पढ़ा था, P तो लीनियर मोमेंटम, मास फिर इधर ले आए थे, याद होगा आपको, तो ऐसे फॉर्मूला था ना। तो डेल्टा V इक्वल्स टू h/4πm इंटू डेल्टा x, ये होगा। सही है, तो h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4π, पाई का वैल्यू 3.14। मास m क्या है, मास क्या, किस चीज़ का, तो हम लोग जो है उससे जो स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास लेना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, 9.11 और 10⁻⁻31 kg। ठीक है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, ऐसा यूनिट kg, हम लोग हर जगह ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा एक्स 4πm इंटू डेल्टा एक्स, ठीक,
तो डेल्टा एक्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कटेगा -31 और ये तो -3 होगा, तो ऊपर 11 माइनस 3 8, यानी 10 का पावर 8 हो जाएगा, ये कट गए, ठीक है। आपके पास ये बच गया है ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, यहाँ पे अपना जो भी है काट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो वो इजीली आपका आ जाएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है और बताइए। यहाँ पे इस जगह पे जो आ रहा है वैल्यू, मुझे लगता है अप्रॉक्स में जो ये जाएगा वो आपको 10⁸ इसको चाहे तो आप लोग कैलकुलेट कर भी सकते हैं ना। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ कर लें ज़रा, आप लोग अपना कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो 6.626, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4, जो वैल्यू आया फिर उसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, जो वैल्यू आया उसको फिर इससे डिवाइड कर रहे हैं। ये आ रहा है ना 0.0579, ये आ रहा है इतना इंटू 10⁸8। ऐसा यूनिट में हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए ऐसा यूनिट में ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको कन्वर्ट थोड़ा कर लें तो कैसे कर सकते हैं, 2 0 इधर ले लीजिए, यानी 100 से इसको इंटू कर देते हैं तो डेसिमल यहाँ जाएगा। जो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल लिखना चाहिए, एक डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे, और फिर 10 का पावर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इधर ले लिया तो 5.79 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा किस चीज़ का वैल्यू क्या डिनोट करता है सिंबल, और दूसरा जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये वैल्यू। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऐसे, और आप पहले भी पढ़े हुए हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह थोड़ा पता रहना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ कुछ ऐसा है जो कुछ आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे ज़रा सा मूव कर लें। प्रॉब्लम 2.16, ये प्रॉब्लम 2.16 है ना। तो देखिए इसमें क्या है, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम। एक गोल्फ का बॉल है, उसका मास क्या है 40 ग्राम। 40 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई 1000, तो इतना केजी होगा, है ना। ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 इतना केजी, ठीक है। ये मास हो गया है, एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। स्पीड मीन्स वेलोसिटी ले लेते हैं, ये दिया हुआ है आपको 45 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, एक्यूरेसी ऑफ स्पीड, है ना। जो स्पीड बोल रहा है वो 45 मीटर पर सेकेंड बोल दिया, और बोला ये जा रहा है कि जो स्पीड मेज़र किया गया है उसका जो एक्यूरेसी है, जो सही होने का चांसेस है, वो है 2%, ठीक है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक।
क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन में क्या है, एक गोल्फ का बॉल है जिसका मास है इतना ग्राम, वो इतने वेलोसिटी उसको मेज़र किया गया, लेकिन वेलोसिटी का जो एक्यूरेसी है वो ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पोजीशन का अनसर्टेनिटी क्या होगा, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ठीक है, तो इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं। इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू h/4πm, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये मुझे निकालना है, ये दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ये पता होना चाहिए ना डेल्टा वी, तो वही डेल्टा वी हमें पता करना है। अब वेलोसिटी दिया हुआ है लेकिन डेल्टा वी नहीं पता, तो अगर हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी चाहिए तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी है ना। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो चाहिए उसको हमको पहले निकालना होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी। कैसे निकालेंगे, तो जो वेलोसिटी है उसका 2% दिया हुआ है, तो 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, 2% यानी 2/100 इंटू 45, 45 टू 90, 0.9 मीटर पर सेकेंड आ गया, है कि नहीं। तो अब यहाँ से डेल्टा वी हमको पता चल चुका है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आ जाएगा ना। ठीक है, तो मुझे निकालना है वहाँ से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4πm। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा वी। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास। मास दिया हुआ है, मास तो हम लोगों ने ऐसा यूनिट में निकाला हुआ है, 4 इंटू 10⁻², तो 4 इंटू 10⁻² मास हो गया। और डेल्टा वी का वैल्यू 0.9, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, इसी को हमें करना है कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, 6.626, ये -34 -32, ये तो काट के पहले ये कर ही सकते हैं, 10⁻32 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6.626 इंटू 10⁻32, बाकी को कैलकुलेट किया जा सकता है, बट मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 4 4 × 16 है ना, तो 16 इंटू 3.14 और इंटू 0.9, तो ये आ रहा है 45.216 है ना, इसको इंटू करके। तो 6.626 ये है, डिवाइड करेंगे इससे 45.216 ये। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.14654 इंटू 10⁻32। ठीक है, तो 1.4654 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा, -33। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इतना आ रहा है, पोजीशन है तो मीटर, चूँकि हम लोगों ने ऐसा यूनिट यूज़ किया ना सारे में,
तो जब सारे में ऐसा यूनिट यूज़ किया हुआ है तो वैल्यू मीटर में आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे 1.46 × 10⁻³ मीटर ये ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल लिए, है ना। तो ये जो है वो आपका क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। ये उसी का न्यूमेरिकल्स हो गया। तो जो टॉपिक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, तो अच्छा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा किसी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो देखिए, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर का मतलब दो नेचर, है ना। ये हम लोगों ने रेडिएशन के लिए भी देखा था। वहाँ पे जब हम लोग रेडिएशन की बात कर रहे थे शुरुआत में, इस चैप्टर के शुरुआत में, तो वहाँ पे हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि जो रेडिएशन होता है ना, जो किरण होते हैं, किरणें, तो जो रेडिएशन होता है उसमें पहले क्या एज्यूम किया गया था कि वेव नेचर होता है और शुरू से वेव नेचर को लेकर के ही फॉलो किया जाता था। बट लेटर ऑन देखा गया कि नहीं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है रेडिएशन का जो कुछ फेनोमेना वो शो करता है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टेम्परेचर बदलने से हीट कैपेसिटी बदल जाता है, रेडिएशन में लाइट स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है ना, ये सब। तो ये सब चीज़ें जो थी वो कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर पाए थे, याद है जब हम लोग रेडिएशन में ये माने थे कि इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है ना। डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये दो फेनोमेना है रेडिएशन का जो उसके वेव नेचर को सेटिस्फाई कर रहा था, और कुछ और भी फेनोमेना जो लाइट शो कर रहा है या करता है, जैसे मैंने अभी नाम बताया, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी का चेंज होना टेम्परेचर के साथ, और स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रल लाइंस का बनना। तो ये तो हम लोग तभी कर पाए थे ना, समझ पाए थे जब हम लोग रेडिएशन में या लाइट में क्या समझे थे, मैटर पार्टिकल भी होगा या पार्टिकल नेचर भी होगा। तो इस तरह से उस टॉपिक में हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि जो रेडिएशन होता है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ये हमारी बात हो चुकी है पहले, ठीक है, पहले के टॉपिक में। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मैटर का ड्यूअल नेचर बात कर रहे हैं। जो उस टॉपिक पे बात हुई थी वो था रेडिएशन का ड्यूअल नेचर, ठीक है, यानी रेडिएशन में भी दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उसी तरह से मैटर यानी कि सब्सटेंस जो होता है उसमें भी दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब मैटर है यानी कोई सब्सटेंस है तो कोई मास होगा, उसका मास है तो मोमेंटम होगा। तो कोई भी मैटर है, जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, मैटर है, तो समझ में आता है कि हाँ ये मैटर है, तो इसका हम लोग पार्टिकल नेचर समझते हैं। पार्टिकल नेचर है यानी मास होगा, मोमेंटम, कुछ मोमेंटम होगा। एक सेकेंड, है ना। तो कुछ मोमेंटम होगा, पार्टिकल है तो यानी कि मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। ये हम लोग पहले से समझे हुए थे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि मैटर में भी जो है वो वेव नेचर होता है, ठीक है। तो डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंफर्म किया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो डी ब्रॉय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि जैसे रेडिएशन होता है वैसे ही मैटर में भी जो है पार्टिकल नेचर के अलावा उसमें वेव नेचर भी होगा, ठीक है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। ये डी ब्रॉय साइंटिस्ट थे, उनका ये था। तो डी ब्रॉय हम लोग ऐसे लिखते हैं डी ब्रॉगली, पढ़ते हैं डी ब्रॉय। तो जी और एल जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो डी ब्रॉय, तो डी ब्रॉय confirmed the wave nature
of de Broglie confirmed the wave nature of the de Broglie confirmed the wave nature of the particle. ठीक है, de Broglie confirmed the wave nature of the particle along with the particle nature, है ना। पार्टिकल नेचर के साथ साथ de Broglie ने क्या कंफर्म किया, वेव नेचर को भी कंफर्म किया। ठीक है, पार्टिकल नेचर तो पहले से ही पता था कि मैटर है तो पार्टिकल नेचर होगा, मगर उसके वेव नेचर को भी उन्होंने कंफर्म किया। दैट इज he suggested that any matter has dual behavior, है ना। दैट इज any matter has dual behavior. ठीक है, तो ऐसे मैं समझा सकता हूँ इसको, जैसे मैटर है कोई, तो यानी कि उसमें मैटर जो है उसमें वेव नेचर भी होगा और उसमें क्या होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा। वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे, है ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो देखिए, अगर वेव नेचर होता है, यानी कि कोई चीज़ वेव फॉर्म में अगर जाता है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ भी होता है ना। तो वेवलेंथ होता है, अगर वेव है तो वेवलेंथ होगा, और उस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट किए। और अगर पार्टिकल है तो क्या होगा, पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर है यानी कि मास है तो मोमेंटम है, तो दैट मीन्स उसमें लीनियर मोमेंटम यानी कि स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि de Broglie साइंटिस्ट ने जो है वो ये कहा था कि कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, साथ साथ उसमें वेव नेचर भी होता है। ठीक, रेडिएशन वाले में क्या था, पहले से वेव नेचर हमें पता था, तो उसमें ये कहा गया कि कोई भी रेडिएशन जो होगा वेव नेचर तो होता ही है, साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। यहाँ पे ये पता था हम लोग को पहले से ये कि कोई सब्सटेंस होगा तो पार्टिकल नेचर होगा ही, यानी कि मोमेंटम उसका होगा। ठीक है, de Broglie ने कंफर्म किया कि पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, साथ साथ वो वेव नेचर भी होगा, उसमें वेव नेचर भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब रेडिएशन हो या मैटर हो, दोनों में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो डुअल नेचर जो है वो मैटर का भी होता है और डुअल नेचर जो है वो रेडिएशन का भी होता है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आ जाए तो मैटर का जो डुअल नेचर है de Broglie साइंटिस्ट ने कंफर्म किया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वेव नेचर है तो वेवलेंथ भी होगा, पार्टिकल नेचर है तो लीनियर मोमेंटम भी होगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इस टॉपिक को और कंक्लूड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी इसी टॉपिक पे हैं हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पे इसके लिए एक मैथमेटिकली भी de Broglie ने इसको थोड़ा कंफर्म करने की कोशिश की है। तो जैसे देखिए, समझिए इसको, जैसे आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है ना, उसमें उन्होंने एक इक्वेशन दिया था E = mc², नहीं, तो जैसे कि
इसमें अगर हम लोग ये समझ लें, आइंस्टाइन gave the relation of mass Einstein gave the relation of mass of a body and the energy associated with this. कोई बॉडी है, उसका मास है m, ठीक है, कोई बॉडी है और उसका मास क्या है m। तो उस बॉडी का जिसका मास m है, उससे अगर हम लोग एनर्जी का रिलेशन देखेंगे तो आइंस्टाइन ने वो एक इक्वेशन दिया था, ठीक है। वो इक्वेशन था E इज इक्वल टू mc², है ना। तो वेर m क्या है, मास है, और c क्या है, m जो है वो मास है और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक्चुअली लाइट के वेलोसिटी को इस c से डिनोट करते हैं। अगर कोई और बॉडी होगा तो वहाँ पे v लिखते हैं, फोटोन या लाइट है तो उसके लिए c लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कोई और मैटर की बात कर रहे हैं ना, कि जरूरी नहीं कि वो लाइट ही हो, तो जब मैटर की बात करते हैं तो c नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग v लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर मैटर, c जो है वो v से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो v क्या हो गया, v हो गया वेलोसिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये जो है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक। अच्छा, अगर किसी चीज़ में या वेव जो होता है, कोई वेव अगर है तो उसका जो एनर्जी होगा वो E इज इक्वल टू एच न्यू, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है, c बाई लैम्डा। तो E इज इक्वल टू एच c बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई मैटर है और उसमें वेव नेचर भी है। तो वेव नेचर है तो हम एनर्जी का वो रिलेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि मास यूज़ हो रहा है तो ये क्या बता रहा है, अगर हम पार्टिकल नेचर कंसिडर किए तो ये एनर्जी है, ठीक है। फॉर मैटर हैविंग वेव नेचर, ठीक है, मैटर जिसमें वेव नेचर है उसके लिए, फॉर मैटर हैविंग वेव नेचर, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या एच c बाई लैम्डा कह सकते हैं, ठीक है, एच c बाई लैम्डा। तो अब कोई मैटर है, उस केस के लिए हम लोग c की जगह v लिख सकते हैं, एच v बाई लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये न्यू है, ध्यान देंगे न्यू में ऐसे मैंने थोड़ा कर्व किया हुआ है, और यहाँ पे वेलोसिटी है तो सिंपल v लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एनर्जी बता रहा है, ठीक। तो जब हम वेव नेचर कंसिडर किए तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, जब हम पार्टिकल नेचर कंसिडर किए तो एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। लेकिन चाहे एनर्जी ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एनर्जी जो है हम तो वो किसी पर्टिकुलर मैटर का ही तो बता रहे हैं ना, उसी मैटर का एनर्जी टोटल ये होगा जब हम उसमें पार्टिकल नेचर कंसिडर कर रहे हैं,
उसी सब्सटेंस का एनर्जी ये होगा जब हम उसमें वेव नेचर कंसिडर कर रहे हैं। दोनों बात क्लियर है ना? ठीक है, ये वेव नेचर हो गया और ये पार्टिकल नेचर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे समझते हैं जरा सा इसको, ये वेव नेचर की बात, ये पार्टिकल नेचर, लेकिन है तो एनर्जी का ही, तो इसलिए हम लोग ये इक्वेशन इक्वल टू ये इक्वेशन कर सकते हैं ना, यानी यहाँ एनर्जी का ये वैल्यू, यहाँ एनर्जी का ये वैल्यू, तो इस दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों तो एनर्जी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एच वी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। तो ये गया और ये कट गया, वी स्क्वायर था तो वी इंटू वी, तो एक वी और एक वी कट गया, तो एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं। ठीक है, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, स्मॉल पी को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और ये लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो लैम्डा अगर इधर ले जाएं तो पी इधर कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके बाद लैम्डा जैसे इधर ले गए तो पी इधर ले आके आ जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, उसके बाद ये लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी लिख सकते हैं। ठीक है, एच जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इक्वल टू है, कांस्टेंट और इक्वल टू को अगर हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखते हैं, और ये 1 बाई पी। ये हम फॉर्मूला समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है लैम्डा, इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। है ना, ये जो लैम्डा है इसको क्या बोलेंगे, डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिए, ये जो है लैम्डा, ये क्या है, ये वेव नेचर है ना, वन बाई पी, पी क्या है, पार्टिकल नेचर है। पी जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है ना, तो वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर आ रहा है, कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर एनालाइज करें तो देखिए क्या है, जैसे कि पार्टिकल नेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन का तो यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ से एक चीज़ क्या सिग्निफाई कर पा रहे हैं हम लोग, देखिए कि पार्टिकल नेचर अगर ज़्यादा होगा तो वेव नेचर कम होगा। अब जैसे कि ये वहाँ पे उस वक्त एक्चुअली जब ये चीज़ कहा गया कि मैटर में ड्वेल नेचर होता है, तो वहाँ पे ये बात उठी कि जैसे मार्कर है, मोबाइल है, कोई और बड़ा चीज़ है, कहा तो ये गया कि कोई भी मैटर है तो उसमें पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। तो हमें फिर कहाँ समझ में आता है, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर तो मैं इसको एज अ पार्टिकल मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, बट ये नहीं दिख रहा है कि ये वेव नेचर है, ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, या वेव वाला कोई प्रॉपर्टी मुझे समझ में नहीं आ रहा देखने से, मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके पीछे ऐसा क्यों है, कोई भी सब्सटेंस, तो वहाँ पे इस जगह से काम आपको आ जाएगा, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए पार्टिकल, उसमें डी ब्रॉय ने ये फिर फाइनली कंक्लूड किया कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में इन्वर्स रिलेशन है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये बहुत कम होगा। तो ये कहा गया जैसे मार्कर है, मोबाइल है, कोई और भी चीज़ है, उसमें भी वेव नेचर है, मगर चूंकि वो बड़ा है, मास उसका काफ़ी ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने से क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, यानी कि जो कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो मास ज़्यादा है या मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर काफ़ी ज़्यादा है, और अगर पार्टिकल नेचर काफ़ी ज़्यादा है इसका मतलब ये बहुत कम है।
तो इसलिए क्या होता है, वेव नेचर बहुत ही कम होता है, यानी कि इसमें वेव नेचर है मगर बहुत बहुत कम है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल है ना, ये नेग्लिजिबल है, तो इसलिए वेव नेचर क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसी तरह से है ना, तो जो रिलेशन अगर वेव नेचर ज़्यादा होगा तो ये नेचर कम होगा, ये नेचर कम है तो ये नेचर ज़्यादा होगा, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह में क्या होता है, उसका मास बहुत ही कम है ना। अभी हम लोग ने कहीं पे वैल्यू लिखा था 9.11 10 टू द पावर -31, तो आप समझ रहे हैं 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, तो आप समझ लीजिए कितना स्मॉल वैल्यू हो गया, वो मास का कितना कम वैल्यू हो गया। तो इलेक्ट्रॉन में मास का बहुत कम वैल्यू है, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर बहुत कम है, इसका वेव नेचर थोड़ा सब्सटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब मास जितना कम होता जाएगा उसमें वेव नेचर समझ में आएगा, दिखेगा, है ना। तो इसलिए ठीक है, तो ये आपका जो है वो डी ब्रॉय का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर था, समझ गए। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्लियर है। ड्यूअल का मतलब ही होता है दो, दोहरा, ठीक है। ड्यूअल नेचर, दोहरा नेचर, यानी कोई भी मैटर का दोहरा नेचर होता है, यानी दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, लैम्डा इजिकल टू h/p या p इजिकल टू h/λ, एक ही बात है। तो लैम्डा जो है वो वेव नेचर को सिग्निफाई कर रहा है और p जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, p जो है वो आपका पार्टिकल नेचर बता रहा है, ये वेव नेचर बता रहा है, ये पार्टिकल नेचर बता रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये ड्यूअल नेचर देख लिए, है ना। तो थियोरी वाइज तो ये ड्यूअल नेचर हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तो थोड़ा आप अप्लाई भी करना सीख लेंगे और फिर इजीली समझ में भी आ जाएगा कैसे क्या करना है। देखिए एक प्रॉब्लम 2.12 है, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। इसमें क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेवलेंथ, what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg with a velocity of 10 meter per second. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg with a velocity moving with a velocity, ठीक है। मास इतना यहाँ पे मूविंग है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए वेवलेंथ, व्हाट विल द वेवलेंथ, यानी कि मुझे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट, किसका, एक बॉल का, और उस बॉल का मास दिया हुआ है 0.1 kg, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 0.1 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ इतना, और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस वी आर गिवन, ये हमें निकालना है। तो ठीक है, अब देखिए वेवलेंथ निकालना है, मास दिया हुआ है, यानी मैटर है जिसका ड्यूअल नेचर है, तभी समझ में आ रहा है ना। जब वेवलेंथ निकालना है और मास दिया हुआ है दैट मीन्स ड्यूअल नेचर है। तो ड्यूअल नेचर के लिए डी ब्रॉय इक्वेशन ले लेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, लैम्डा निकालना है तो ठीक है, h/p, h बाई मास इंटू वेलोसिटी हो गया। तो h क्या है 6.626 10 टू द पावर -34 बाई मास क्या है 0.1, ऐसा यूनिट ऑलरेडी है kg, तो kg, v यानी वेलोसिटी यानी कि 10, और ये भी ऐसा यूनिट में है, यानी कि सारे वैल्यूज़ ऐसा यूनिट में हैं, तो इसलिए जो मेरा वैल्यू आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा। तो लैम्डा लेंथ है, वेव का लेंथ, वेवलेंथ, तो लेंथ का मीटर होता है, तो इसलिए मेरा आंसर मीटर में आएगा। तो ये 10 से जब ये इंटू हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू 6.626 इंटू
10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, इतना मीटर आ गया आंसर, है ना। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। देखिए 2.13 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं हम लोग, दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इतना, इसका जो है वो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 3 10⁻⁻25। तो 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल, ये वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ हो गया लैम्डा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, कैसे? तो फॉर्मूला देखिए क्या जानते हैं हम लोग, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ये फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो h/p, तो h/p, p यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, जिस चीज़ का वेवलेंथ निकाल रहे हैं उसी का मास और वेलोसिटी होना चाहिए। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो मास तो ऑलरेडी हमें पता है, ये पता है, सिर्फ v नहीं पता है, तो v हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो बस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग v का वेलोसिटी वैल्यू निकाल लेंगे v का, और वो यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv², तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई मास, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई मास। ठीक है, तो v इज इक्वल टू पहले निकाल लें, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन 1 कर देते हैं। चलिए, तो v इज इक्वल टू √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो 3 इंटू 10⁻⁻25 बाई m, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो देखिए, तो ये प्लस चला जाएगा, यानी कि 6, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 बाई 9.1 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो 10⁻6 का यहाँ पे 10⁻3 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, और आपको इंटू √6/9.1। ठीक है, तो 6/9.1 अगर कैलकुलेट करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 9.1, तो ये वैल्यू जो है वो आ रहा है 0.65934, ये आ रहा है। और इस वैल्यू का हम लोग ये कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो देखिए, यानी कि 0.65934, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.65934, तो ये अप्रॉक्स 10⁻³ इंटू 0.8119 ऐसे आ रहा है। तो अप्रॉक्स में अगर जाएंगे तो 10⁻³ से इंटू कर देंगे तो 811.9, और 9 के बाद फिर 9 है, तो 99, यानी कि 812 अप्रॉक्स ले सकते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो आपका इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो v आ चुका है, तो बस इस v को अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो लैम्डा इक्वल्स टू h/m इंटू v,
तो h 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाई मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी आ गया आपका 812। ठीक है, तो ये तो आ गया 10 पावर माइनस 3। तो इसको हम लोग ज़रा सा सॉल्व कर लेंगे तो सब हो जाएगा, है ना। तो इसमें ज़रा सा सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो 6.626 डिवाइडेड बाई 9.1, ठीक है। तो ये आपको आ रहा है इतना, और फिर उसको 812 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 812, तो ये आ रहा है इतना, ठीक है। तो 0.000 हो गया, 30 896 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आ रहा है लैम्डा का। तो इसको हम लोग ये कर लेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में 8.96 लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग 10 टू द पावर 4 से इसको इंटू किए, तो 10 टू पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर माइनस 7। इतना SI यूनिट में हम लोग ला रहे हैं, तो इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 8.96 10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, बात तो बराबर, ये कट के 1 हो जाएगा, तो फिर ये लिख दिए और ये लिख दिए, इतना मीटर, एक ही बात है, क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा ना। तो जब ऐसा करेंगे तो 2 से ये जब हो जाएगा, इसको जब इससे इंटू कर देंगे तो 896 आएगा, और 10 पावर माइनस 2 माइनस 7, तो 10 पावर माइनस 9 मीटर होगा, और 10 का पावर 9 माइनस 9 मीटर का मतलब 1 नैनोमीटर, तो इसका मतलब हो गया 896 नैनोमीटर। तो इस तरह से जो है वो आपका वेवलेंथ आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ध्यान रखना है कि क्या आपके पास गिवन है और क्या आपको निकालना है, और ऑब्वियसली फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, तो उसको आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और इस तरह से आप आराम से, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, 10 का पावर ये सब में जनरली गलत हो जाता है स्टूडेंट्स का, या अलग यूनिट लिखने में गलत हो जाता है, तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ड्वेल नेचर जो है वो कर चुके हैं मैटर का, और डी ब्रॉय इक्वेशन क्या होता है, डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी बातों को हम लोगों ने समझा। हेजनबर्ग प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियोज़ में, मगर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आज हम लोग देख लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं आज, और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम लोग बात करेंगे क्वांटम, ये पे क्वांटम वाला पार्ट पे, जिसमें कि हम लोग क्वांटम नंबर्स और ये सब पे बात करेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू।